नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पर जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम 14 नवंबर से शुरू होना है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पक्का है जो कि छपेगा ही छपेगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये प्रश्न आपका विभिन्न तरीकों से भी आ सकता है, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ है जो कि कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार करके आपको ये प्रश्न जो कि देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो पहली 8 पंक्तियां सुदर्शन झील नामक जलाशय के जीर्णोद्धार कार्य का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है, जिसमें 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि जो आपका ये झील है सुदर्शन झील किसने बनवाया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा रुद्रदामन वन भारत में शक शासक का सबसे बड़ा नाम है जिन्हें उनके सिक्कों से जाना जाता है, लेकिन इससे वैदिक उन्हें जूनागढ़ अभिलेख में सेका वर्ष यानी कि शक वर्ष 72 में अर्थात 150 ईस्वी तक में लिए इन्हें जाना जाता है। और ये गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ियों के पास एक चट्टान पर स्थित आपका क्या है, झील है। ठीक है, इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे हम फ्रेंड्स से पहले आपको बता चलें कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं आप उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक ऊपर दोस्तों अभी आपका सेल भी चल रहा है उम्मीद की किरण के नाम से, जो कि 6 से 10 नवंबर तक चलना था। आज दोस्तों आपका 9 नवंबर, कल तक ये चलेगा। इसमें जो आपका टेक्स्ट बुक है ये पास प्रो है और मात्र आपको 449 में। ठीक है, अगर हम हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का तो आपको मॉक या PYQ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में विभिन्न एग्जामों का SSC का जैसा कि कैलेंडर भी आपका जारी कर दिया गया है SSC का, इसके अलावा बैंक का, रेलवे का, या आपकी कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट रहेगा और आपके PYQ है जो कि देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, पास प्रो लीजिएगा, क्योंकि पास प्रो लेते हैं तो आप एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, PYQ को भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे। ठीक है, तो आप लोग को 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में मालूम होगा। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन आपका सूरत में हुआ था, ये आपका जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर जो कांग्रेस का जो कांग्रेस था वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था, एक आपका नरम दल, एक आपका गरम दल। ठीक है, तो फिर यही आपके गरम दल और नरम दल जो थे जाके फिर आपके 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जाकर क्या हुए थे, मिल गए थे। ठीक है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका लखनऊ में हुआ था। लखनऊ की बात करेंगे तो इसके अध्यक्षता आपके करी थे अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, और वही 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जैसा कि सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है सूरत में हुआ था। इसके जो अध्यक्षता किए थे आपके रास बिहारी बोस किए थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 1916 इसका राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चरमपाती और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले नरमपंथी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में फिर से शामिल हुए थे। सत्र की अध्यक्षता आपके जैसा कि हमने आपको बताया अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका था कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। 2 गुट बने थे, उग्रवादी और नरमपंथी, नरम दल गरम दल। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करते हैं तो नरमपंथियों और अतिवादियों का पुनर्मिलन हुआ था। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान सहयोग के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता भी हुआ था। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता आपके कौन से कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, तो वही लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 इसका राइट आंसर था। इसके अलावा कांग्रेस मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बनाने पर भी सहमति है जो कि इस अधिवेशन में जताई गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौड़ी चौड़ा कांड है जो कि गठित हुआ था। तो चौड़ी चौड़ा कांड की बात करते हैं हम लोग, तो उस समय जो आपका नाम था उस समय का संयुक्त प्रांत था। ठीक है, उस समय का नाम आपका संयुक्त प्रांत था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग यूपी कहते थे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आज का भी नाम क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है। संयुक्त प्रांत का ही नाम क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है, जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आज भी क्या कहते हैं, यूपी ही कहते हैं। ठीक है, तो पहले का नाम आपका संयुक्त प्रांत था, आज का नाम आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं पर एक आपका गोरखपुर जिला है, वहीं पर आपका चौड़ी चौड़ा नामक स्थान है। वहीं पर आपका 5 फरवरी 1922 को
क्या हुआ था कि हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था, उसे आग के हवाले कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 20 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना को इतिहास में चोरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो आपका असहयोग आंदोलन था, उसी आंदोलन के दौरान ये आपका घटना हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो कि शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसके अलावा इसी दिन आपका बाल गंगाधर तिलक, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा 1917 में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, ठीक है, उसी दिन इनका मृत्यु भी हो गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, तो किस नेता का मृत्यु हो गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो गया था, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका आंदोलन हुआ था 1922 में 5 फरवरी के दिन, ठीक है। तो गांधी जी तो ठहरे आपका हिंसा को समर्थन न देने वाला, ये आपका एक हिंसा को ही दर्शाता है, ठीक है, चोरी चोरा कांड। तो इस कारण जो गांधी जी थे आपका 1922 में ही 12 फरवरी के दिन आपका असहयोग आंदोलन को क्या किए थे, वापस ले लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नामक त्राम प्रशासनिक संस्कृति स्थल मिले हैं? तो त्राम प्रशासनिक स्थल की संस्कृति की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए त्राम प्रशासनिक जो युग है, कहते हैं कि इसको सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो देखिए नव पाषाण जो आपका युग था और कांस्य युग, जिसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के युग के नाम से भी जानते हैं। तो नव पाषाण और कांस्य युग के बीच के संक्रमण काल को हम लोग त्राम पाषाण युग के नाम जानते हैं। त्राम पाषाण यानी करने का मतलब है त्राम प्लस पाषाण, यानी कि तांबा प्लस पत्थर का युग, ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर ही होता है, तांबा प्लस पत्थर का युग को ही हम लोग त्राम पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ताम्र पाषाण युग ने पत्थर के साथ साथ धातुओं के औजारों के उपयोग के उद्भव को चिन्हित किया था। इस युग के दौरान लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे और निम्न श्रेणी के कांस्य का प्रयोग जो कि करते थे। इसके अलावा ताम्र पाषाण युग मुख्यतः पूर्व हड़प्पा युग पर लागू होता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद दिखाई देता है। आहार, गिलुंड, बालाथल, गणेश्वर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्खनन महत्वपूर्ण त्राम पाषाणिक स्थल है जो कि आपका मिला है। और इस मैप के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से त्राम पाषाणिक क्यों है आपके स्थल यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक है जो कि किसने लिखा है? तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये लिखा गया है आपका ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा, ठीक है। ये पुस्तक आपका 1885 में लिखा गया था। भाषा की बात करेंगे तो उस पुस्तक का बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा बंगाल की सबसे बड़ी प्रभावशाली प्रविष्टिका इसे है जो कि आपका माना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है प्रसिद्ध लाड खान मंदिर आपका स्थित कहाँ है? तो लाड खान मंदिर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका एहोल में स्थित है। एहोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एहोल कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के एहोल में, याद रखिएगा। ये सबसे पुराने हिंदू मंदिर में से है। इस किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। इसे द चालुक्य शिव मंदिर के नाम से भी आपका जाना जाता है। सांची की बात करते हैं हम लोग, तो सांची आपका मध्य प्रदेश में स्थित एक स्तूप है, इसको भी याद रखिएगा। सांची स्तूप अखंड अशोकन स्तंभ मठ आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एलोरा की बात करते हैं, तो एलोरा की गुफाएं आपकी बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। इसके अलावा एलिफेंटा की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में शैलकृत गुफाएं हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी आपका एलिफेंटा भी है। अगला है धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप की बात करते हैं तो धमेक स्तूप दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी कहा तो वाराणसी के सारनाथ में, ठीक है। इस स्तूप को आपका अशोक के द्वारा बनाया गया था। आकार की बात करेंगे तो बेलनाकार है, लाल ईंट से पत्थर से बना हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है जो कि आपको दिया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा घोषणा किया गया था कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। किस वायसराय की घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड लिनलिथगो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1944 को शिमला में एक बयान जारी किया था जिसे कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का एक प्रयास था। उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगस्त प्रस्ताव के कुछ प्रावधान भी हैं, जैसा कि भारत के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन की स्थिति, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय का भी नियुक्ति है जो कि आपका किया जाएगा। अगला है कि भारत में साइमन कमीशन है जो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? तो भारत में साइमन कमीशन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1928 में आया था। गठित 1927 में हुआ था। भारत आया था 1928 में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए कन्फ्यूजन साबित हो सकता है। गठन आपका 26 जनवरी 1927 को आया था, 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। इसके अलावा साइमन कमीशन का दोस्तों आपका बहुत विरोध भी हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य का एक श्वेत आयोग था, श्वेत यानी कि सफ़ेद आयोग था। इसके अलावा आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसका गठन की बात करेंगे तो संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी किया गया था और साइमन कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट है वो आपका 27 मई 1930 को प्रस्तुत किया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो संसद का जैसा कि आपका 2 सदन है, जैसा कि एक सदन आपका लोकसभा के नाम से जाना जाता है, एक सदन आपका राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2 सदन है, 2 सदनों में आपका जो सदस्य होते हैं, सदस्य की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा जो है वो आपका निम्न सदन कहा जाता है, और आपका जो राज्यसभा है वो दोस्तों आपका उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें सदस्यों की बात करेंगे तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है आपका 550 है अधिकतम। इसके अलावा उच्चतम की बात करेंगे तो उच्चतम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें उच्चतम सदस्यों की संख्या आपका 250 है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार बात करेंगे तो लोकसभा में आपका 543 सदस्य हैं, और आपका राज्यसभा की बात करेंगे तो 245 सदस्य। ठीक है, इन सदस्यों का जो वेतन भत्ता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो जैसा कि संसद के ही दोनों सदन है तो संसद के द्वारा है इसके जो आपके वेतन वगैरह होते हैं इसको निर्धारित किया जाता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, तो 106 अनुच्छेद के तहत, बस इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वह है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। ठीक है, तो अभिलेखीय न्यायालय की घोषणा जो करता है अनुच्छेद आपका 129 करता है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 129 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, उसके पास एक ऐसा न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाया जाएगा। तो ये जो आपका घोषणा किया गया है आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से, वो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 40 है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 40 यह बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा या उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न कराता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो बात करेंगे हम लोग रक्षा मंत्री का, वो भी आपका 1940 के अंतरिम सरकार के विषय में। तो जिस प्रकार अभी वर्तमान में जो आपके रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह है, उसी प्रकार आपका 1940 का जो अंतिम सरकार बना था उसमें जो रक्षा मंत्री थे, रक्षा कौन करेगा जिसके पास बल होगा। ठीक है, रक्षा कौन करेगा जिसके पास बल होगा, तो बलदेव सिंह आपके क्या थे, रक्षा मंत्री थे। इससे भी रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मंत्री क्या क्या बने थे उसको भी एक बार हम लोग देखें। तो देखिए आपके जो पहली बात तो रक्षा मंत्री आपके बने थे बलदेव सिंह। इसके अलावा आपके वाणिज्य मंत्री बने थे इब्राहिम इस्माइल चन्द रीगर। इसके अलावा कृषि और खाद्य मंत्री हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। इसके अलावा गृह मामले सूचना प्रसारण मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इसके अलावा इसके बाद बात करेंगे वित्त मंत्री तो लियाकत अली खान बनेंगे। वित्त मंत्री आपके लियाकत अली खान। शिक्षा और कला मंत्री आपके सी राजगोपालचारी। स्वास्थ्य मंत्री आपके गजनफर अली खान। श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम। कानून मंत्री आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। रेलवे और संचार पोस्ट वायु मंत्री आपके अब्दुल रब निस्तर। इसके अलावा कार्य खान और शक्ति मंत्री आपके CH भाभा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के जो सेकंड उपराष्ट्रपति आपसे पूछा गया था तो जाकिर हुसैन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रथम उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, आपके शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा द्वितीय राष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन जी थे। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में एक सीमा निर्धारित की गई है कि संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आपके जो सीमा निर्धारित किया गया है वो दोस्तों आपका कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो ये संविधान संशोधन आपका 91वां था। 91वां संविधान संशोधन 2003 जो आपका हुआ था उसमें अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया था, जिसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगा वो कितना होगा, तो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार आपका जो राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका 403 है आपका उत्तर प्रदेश में, तो इसका 15% ही क्या होगा, आपका मंत्री होगा, मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, उस प्रकार जैसे आपका बिहार का विधानसभा संख्या आपका 243 है, तो 243 का अगर 15% निकालिएगा तो इतना से ज़्यादा आपका क्या होगा, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होगा, मुख्यमंत्री सहित की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो दिल्ली का जो आपका प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, वो आपके बने थे मदन लाल खुराना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, मदन लाल खुराना हो जाएगा।
इसके अलावा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 के केंद्रीय नियंत्रण के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके अलावा 1993 में दिल्ली अपने स्वयं के विधानमंडल और मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया था। मदन लाल खुराना जो कि आपके भारतीय राजनीतिज्ञ थे, वो आपके 1993 से 1996 तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। वर्तमान में बात करते हैं मुख्यमंत्री के, तो अरविंद केजरीवाल क्या है, वहाँ के आपके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आपका जो लोकसभा की सीटों की संख्या है आपका 60 है, इसको भी आप याद रखिएगा, 7 ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। तो जीडीपी में बात करेंगे किसे समायोजित किया जाता है, तो मुद्रास्फीति को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वास्तविक जीडीपी एक मुद्रास्फीति समायोजित उपाय है जो कि किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये दोस्तों आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा। सिविल स्कोर एक उपभोक्ताओं का क्रेडिट स्कोर है। सीधे शब्दों में कहें तो ये उपभोक्ता के क्रेडिट इतिहास का 3 अंकों का संख्यात्मक सारांश और व्यक्ति की क्रेडिट प्रोफाइल को प्रतिबिंब करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में तरलता का प्रबंधन या नकदी का प्रबंधन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। आरबीआई के कार्यों के बारे में बात करते हैं तो बैंक नोट जारी करना, बैंकर टू गवर्नर यानी सरकार की बैंकिंग जरूरतों का प्रबंधन करना, आईएमएफ और विश्व बैंक के सदस्य के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, वाणिज्यिक बैंकों को कैश रिजर्व का संरक्षण प्रदान करना, देशों की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी करता है, अंतिम कर्जदाता भी यही होता है। इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल यानी मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन भी यही करता है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में कुछ समान जानकारी को देखें तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास है जो 2021 मार्च 2021 से थे 21 से हैं, 25 में गवर्नर हैं। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में यह स्थापित किया गया था, इसको भी याद देखिएगा, 1934 के अधिनियम से। इसके अलावा 1937 में इसका जो आपका राजधानी है आपका स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई में ही है। नेक्स्ट आपका है कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उससे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए किसी देश का केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक आपका है आरबीआई। इसके अलावा वाणिज्य बैंक की बात करेंगे तो हमारा जो वाणिज्य बैंक है जैसा कि आपका एसबीआई हो गया, आपका एसबीआई के अलावा यूनियन बैंक हो गया, इसके अलावा आपका इंडियन बैंक हो गया, ये सभी बैंक क्या है आपके वाणिज्य बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई जब भी आपका इन सभी बैंकों से उधार लेगा तो इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, उधार लेगा तो रिवर्स रेपो दर कहते हैं, लेकिन आपका यही वाणिज्यिक बैंक अगर आरबीआई से उधार लेगा तो इसे कहते हैं हम लोग रेपो दर। बस इतना ही आपका डिफरेंस है, इसको ही आपको याद रखना होता है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडन करने के पश्चात उन्हें अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका राइजोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाह्य कोशिकीय पाचन कोशिका के बाहर होता है। भोजन को कोशिका के बाहर अम्ल के साथ या तो यांत्रिक रूप से एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। कवक बाह्य पाचन का उपयोग करता है। राइजोपस एक कवक है, इसलिए बाह्य पाचन का उपयोग करता है। ये मुख्य रूप से आपका बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि ईस्ट में अवयवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो उत्पाद का नाम आपका इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऊर्जा है। ठीक है, ये तीनों उत्पाद आपका जब अवयव श्वसन करता है ईस्ट तब आपका जाकर बनता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका अस्कोलियोडोनस। ठीक है, अस्कोलियोडोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्कोलियोडोनस है एक आपका मछली की प्रजाति जो कि सार्क की प्रजाति है, मछली की जाति का सार्क की प्रजाति का है। इसके अलावा बात करेंगे मानव हृदय में आपका 4 कक्ष पाए जाते हैं हृदय में। मगरमच्छ में भी आपका 4 कक्ष वाला होता है। मच्छरों में एक कालीन और एक निलय के साथ केवल 2 कक्षीय हृदय होता है। और हृदय के कक्ष जो शरीर के ऊतक से रक्त प्राप्त करते हैं और ये कलश कहा जाता है। छिपकली में आपका 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन को स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो ये एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होती है। इसे अक्सर प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में कई अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। यह हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्रंथि के बीच मस्तिष्क में स्थित होता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन की बात करेंगे तो एडिनोकोरोटिक हार्मोन यानी कि ACTH, इसके अलावा थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH है। इसके अलावा
नाइजिंग हार्मोन आपका, एक आपका कूप उत्तेजक हार्मोन, एक आपका प्रोलेक्टिक हार्मोन, इसके अलावा वृद्धि हार्मोन, इसके अलावा मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन। ये सभी हार्मोन आपका पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित किया जाता है। अगला है मानव तंत्रिका तंत्र में संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दुमात्रम यानी कि डेंड्राइट इसका आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। डेंड्राइट एक न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के अनुमान है जो कि अन्य न्यूरॉन से संकेत सूचना प्राप्त करता है। यह न्यूरॉन से दूसरे में सूचना का हस्तांतरण रासायनिक संकेतों और विद्युत आवेग और विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। डेंड्राइट्स का कार्य अन्य न्यूरॉन्स को सिग्नल प्राप्त करना, इन संकेतों को संसाधित करना और न्यूरॉन को सोमा को सूचना हस्तांतरित करना होता है। तो दोस्तों आज का 25 प्रश्न है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आगे भी हमारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लगातार एग्जाम तक चलते रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।